क्योंकि न केवल भारत के मुद्दों पर, भारतीय मुद्दों पर, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी उनके अपने विचार थे, और वो विचार आधुनिक थे, इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर भी। और उन विचारों को उन्होंने लोगों तक भी पहुंचाने का प्रयास किया, उन आधुनिक विचारों को भी। सबसे पहले व्यक्ति थे भारत में जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर सोचा, उनकी चर्चा की। जैसे देखो 1830-40 का जो ये समय है, जिस समय ये थे, वो पूरे वेस्टर्न यूरोप में, बल्कि वेस्टर्न यूरोप क्या, हाँ वेस्टर्न यूरोप ही कहूंगा, वेस्टर्न यूरोप में और अमेरिका में, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका था चाहे वो साउथ अमेरिका था, ये जो समय है ये बड़ा ट्यूमुल्टुलस टाइम था। मतलब कि पूरे बदलाव हो रहे थे, परिवर्तन हो रहे थे यूरोपियन सोसाइटीज में, तो क्रांतियां हो रही थी इसको लेकर, रिवॉल्यूशंस हो रही थी। जैसे इटली में रिवॉल्यूशन हुई, नेपल्स में रिवॉल्यूशन हुई, क्योंकि इटली यूनिफाई नहीं था, पोप के अंडर में था रोम, अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था इटली, कुछ ऑस्ट्रिया के अंडर में था, कुछ पोप के अंडर में था, कुछ छोटे छोटे राज्य थे, जैसे सार्डिनिया का एक राज्य था। तो वहां गैरिबाल्डी और काबूर ये लगे हुए थे यूनिफाई करने के लिए इटली को। तो इसी समय गैरिबाल्डी की लीडरशिप में क्रांति हुई नेपल्स में, लेकिन वो असफल हो गई। तो इस क्रांति की को जब ये असफल हुई, रिवॉल्यूशन असफल हो गई, तो राजा राममोहन रॉय को बहुत बुरा लगा, और इन्होंने अपने सारे सोशल एंगेजमेंट जो थे वो रद्द कर दिए उस समय। तो ये इस बात का परिचायक है कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो केवल स्वतंत्रता, क्रांति, बदलाव न केवल इंडियन लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी वो इनको लाना चाहते थे, इनको देखते थे। एक दूसरा चेंज हुआ, देखो ये साउथ अमेरिका जो है ये दो देशों के अंडर में था, जितना भी साउथ अमेरिका है, या तो ब्राजील के अंडर में था, पुर्तगाली जो थे वो ब्राजील में थे, ब्राजील को छोड़कर सारे का सारा जो अमेरिका है वो स्पेन के अंडर में था। तो कोलंबिया, आज का जो है कोलंबिया, इक्वेडोर, चिली, यहां पर क्रांति हुई, वो सफल हो गई। इसको लेकर राजा राममोहन रॉय बड़े खुश हुए और उन्होंने अपने दोस्तों को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया, लंच डिनर दिया उनको। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें, कि एक पहला व्यक्ति था जिसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर भी अपनी एक समझ बनाई, उन्हें फर्स्ट इंटरनेशनल पर्सन भी कहा, इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनलिस्ट भी थे वो। इसके अलावा एजुकेशन को लेकर हमने देखा ही है, पर इसके साथ साथ उन्होंने कुछ अपने दोस्तों को भी एजुकेशन में, मॉडर्न एजुकेशन में को आगे बढ़ाने में सहयोग करने में मदद की। जैसे दो लोगों के नाम हम लोगों ने देखे, एक थे डेविड हेयर, स्कॉटिश ही, आप लोगों ने देखा होगा उन्हें वाइकिपीडिया पर, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है वो डच ही थे, डच वॉच मेकर थे ये। स्कॉटिश तो इनके एक दोस्त थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर डफ, स्कॉटलैंड के थे ये, एक मिशनरी थे, इंडिया आए थे 1830 के आसपास ही, और भारत में एजुकेशन को लेकर इन्होंने बहुत काम किया। शुरुआती, इवन कलकत्ता यूनिवर्सिटी जब 1857 में बनी सबसे पहले, तो ये उसके बोर्ड में भी मेंबर थे अलेक्जेंडर डफ, राजा राम मोहन रॉय के दोस्त थे। अलेक्जेंडर डफ और डेविड हेयर, इन दोनों के साथ मिलकर इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को आगे बढ़ाने में भी मदद की भारत में, साइंटिफिक रीजनिंग, इन सबको आगे बढ़ाने में मदद की। तो इन्होंने न केवल खुद मॉडर्न एजुकेशन से संबंधित काम किए, बल्कि अपने दोस्तों को भी इसके लिए प्रेरित किया। और सबसे लास्ट में यह हुआ कि मुगल बादशाहों की जो पेंशन है वो घटाकर आधी कर दी गई थी। कर दिया गया था अकबर सेकंड के समय में, जब अकबर द्वितीय रूल कर रहे थे, मतलब रूल क्या कर रहे थे, रूल तो खैर कोई कर ही नहीं रहा था, अकबर सेकंड थे। तो उन्होंने अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए, पेंशन के मुद्दे को रिजॉल्व करवाने के लिए इनको इंग्लैंड में भेजा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने। इन्होंने अपनी बात भी रखी वहां, इनकी बात भी रखी, और वहीं इनकी डेथ भी हुई। ठीक है,
तो फाइनली ये ब्रिस्टल में ये मरे, वहीं पर इनकी समाधि भी है, इंग्लैंड में ब्रिस्टल में। ठीक है, हाँ जी, हाँ राविश बताओ। सर वॉइस फ्लक्चुएशन हो रहा है बहुत ज़्यादा। वॉइस फ्लक्चुएशन हो रहा है, सब लोगों को हो रहा है या केवल कुछ लोगों को हो रहा है? वॉइस स्लो भी है बहुत। सर स्लो बहुत है वॉइस। स्लो है? सर क्लियर आ रही है आवाज तो। अब अरे ये मैंने वो लगा रखा है ना, तो शायद हो सकता है कभी इधर उधर हाथ हो जाता हो, तो हो सकता है कि उतनी क्लियर ना आ रही हो आप लोगों को, क्योंकि ये तो माउथ के सामने ही रखना पड़ेगा ना मुंह के, तभी ये आवाज आएगी, शायद ऐसा कुछ है। देखो मेरी तरफ से तो सब ठीक है, बाकी तो मैं नहीं जानता। अब क्लियर आ रही है, बताओ। सर क्लियर है। अब बेटर है। चलो लिखो तो, इस ये जो मैंने आपको अभी समझाया है इसको आप लिख लीजिए, ठीक है? तो लिखो, इसमें पहला पॉइंट लिखना, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर स्टेट, रविंद्रनाथ टैगोर स्टेट about Raja Ram Mohan Roy, about Raja Ram Mohan Roy as first internationalist, as first internationalist। रविंद्रनाथ टैगोर ने राजा राममोहन रॉय को, राजा राममोहन रॉय को सबसे पहला, सबसे पहला अंतरराष्ट्रवादी बताया, अंतरराष्ट्रवादी बताया, बिकॉज, बिकॉज राजा राममोहन रॉय, राजा राममोहन रॉय was the first person, was the first person in India, in India who saw the significance of, who saw, SAW, saw the significance of modern age, who saw the significance of modern age। क्योंकि वह भारत के पहले व्यक्ति थे, क्योंकि वह भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग के, जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को समझा। ठीक है ना? और महत्व क्या था? दुनिया बदल रही थी, स्वतंत्रता की बात हो रही थी, समानता की बात हो रही थी, चेंजेस की, रिवॉल्यूशंस की बात हो रही थी, है ना? राजशाही चेंज होके लोकतंत्रों में कन्वर्ट हो रही थी, स्वतंत्रता का मूल्य अब बड़ा मजबूत होने लगा था। तो इस संदर्भ में ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु फर्स्टली सॉ दीज वैल्यूज, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इन मूल्यों को देखा था, और केवल इन मूल्यों को भारत के स्तर पे नहीं बल्कि पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा, अलग अलग देशों के लेवल पर भी देखा। वो मानते थे कि बदलाव आएगा ही एक दिन जरूर, समय ही ऐसा है। तो आप इसमें कंटिन्यूएशन में लिखना इस बात को, अकॉर्डिंग टू रविन्द्रनाथ टैगोर, according to Rabindranath Tagore, he saw, he saw the real changes, he saw the real changes, he saw the real changes of modern age, of modern age, such as, such as
the ideas of liberty, equality, fraternity, and revolution were spreading in the societies at global level, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग के बदलावों को जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व एवं क्रांतियों के मूल्य को सबसे पहले समझा। So he is considered the first person. He is considered, ऐसा लिखना। So he is considered the first person who sends firstly the modern age, इसलिए ही वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक मूल्यों को सबसे पहले परखा। ठीक है ना। अब उन्होंने ये सब देख लिया कि ऐसा होना ही है, तो वो ये मानते थे कि भारत में भी ऐसा ही होगा और फिर पूरी दुनिया में ऐसा होगा, बदलाव यहां भी आएगा। लेकिन बदलाव कैसा होना चाहिए उनके हिसाब से? तो सकारात्मक हो, मॉडर्न हो, कोई ट्रेडिशनल ना हो। जैसा कि 1857 में बदलाव आया, वो 1857 के इसीलिए खिलाफ थे क्योंकि 1857 के जो क्रांतिकारी थे वो पुरानी व्यवस्था को बनाना चाहते थे, वही राजशाही, जहां लोगों के पास अधिकार नहीं थे, तर्क की बात नहीं थी, पारंपरिक बातें थी, पारंपरिक व्यवस्थाएं थी, इसीलिए वो उसके खिलाफ थे। 1857 जैसे, हालांकि उनकी डेथ तो पहले हो गई, लेकिन जो मध्य वर्ग था या आधुनिक जो मॉडर्न जो लोग थे, एजुकेशन प्राप्त लोग, वो उसके खिलाफ ही रहे। इसलिए हम लोगों ने पहले देखा है ये, क्योंकि वो जो एक पूरे दुनिया में जो एक बयार चल रही थी वो उसके खिलाफ थी। दुनिया में बयार हो रही थी आधुनिकता की हवा चल रही थी, और वहां वो परंपरावादी फिर से पीछे की ओर लौट रहे थे। तो दैट वाज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न एज, इसलिए वो समाप्त भी हो गया। उसका कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस इसलिए देखने को नहीं आता है ना। तो अगले पॉइंट से अब लिखना। ये बात यहां तक समझ में आ गई कि क्यों वो फर्स्ट इंटरनेशनलिस्ट माने गए। क्लियर है? आगे चलो। चलिए लिखिए अगले पॉइंट से, उदाहरण लिख लेते हैं। अगले पॉइंट से लिखना, when the revolution in Naples failed, एक जगह है इटली में, Naples failed, he was very saddened with it.
जब नेपल्स में क्रांति असफल हो गई, वे बड़े दुखी हुए। नेपल्स, NAPLES, नेपल्स एक जगह है, इटली में शहर है, बहुत सुंदर है, मैंने सुना है नेपल्स, ठीक है। एंड ही postponed all his social engagements. तथा उन्होंने अपनी सभी सामाजिक सभाएं रद्द कर दी। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखना, बट व्हेन the revolution gets success, in Latin America, he became very happy. and gave the dinner to his friends. ठीक है ना। परंतु जब लैटिन अमेरिका में क्रांति सफल हुई, वे बड़े प्रसन्न हुए तथा उन्होंने अपने दोस्तों को रात्रि भोज दिया। ठीक है, अगले पॉइंट से लिखना। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। देखो, जैसे अंग्रेज जब भारत में आए ना, तो इन्होंने बंगाल में, हम लोगों ने पढ़ा है ये सब, फिर से याद दिला रहा हूं, बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया कॉर्नवालिस ने। जो कॉर्नवालिस थे, ये ब्रिटिश राजा के भाई थे, सम्राट के भाई थे, ये भाई लगते थे, तो राज परिवार से ही थे। जमींदारी सिस्टम की शुरुआत की। ये जमींदारी सिस्टम वही जमींदारी सिस्टम था जो इंग्लैंड में चलता था। इंग्लैंड में ऐसी ही व्यवस्था थी, वहां जमीन जो थी वो किसानों की नहीं थी, लॉर्ड्स की होती थी। लॉर्ड कहते थे उन्हें, लॉर्ड्स, नाइट्स कहते थे। सामान्यतः ये छोटे छोटे सामंत होते थे, नाइट्स और लॉर्ड्स, जो कि सेना रखते थे और उस पर्टिकुलर एरिया में व्यवस्था बनाने का काम करते थे। यही सिस्टम जब इंग्लैंड ने आयरलैंड को जीत लिया था, तो यह सिस्टम आयरलैंड में भी उन्होंने लागू कर दिया। आयरलैंड में यह हुआ कि वहां के जो लोग थे, यानी जो धनी मानी लोग थे, उन्होंने जमीनें खरीद ली बड़ी बड़ी, जैसे भारत में बंगाल में खरीद ली थी जमींदारों ने, उनको पैतृक अधिकार मिल गए। अब वो जमीन तो खरीद ली, आयरलैंड में रहते थे इंग्लैंड में, क्योंकि उन्हें कोई अब जरूरत ही नहीं थी, खूब भारी मात्रा में उन्हें पैसा मिल गया, जमीन मिल गई। इसको एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म कहा गया। इतिहास में इस व्यवस्था को हम लोग एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म कहते हैं। यह बंगाल में भी था। द्वारकानाथ टैगोर ने जो वो लैंड होल्डर सोसाइटी बनाई थी, उसमें इन मुद्दों पर भी चर्चा होती थी। था क्या कि भारत में जो जमीन थी वो किसानों की ना हो के जमींदारों की घोषित कर दी गई। अब जमींदार के पास हजारों एकड़ जमीन थी, जमींदार उसमें खेती नहीं करता था, बल्कि वो तो कलकत्ता में रहता था। किसान उसमें नॉर्मली खेती करते थे। जो जमीन के मालिक थे, अब वो खेतीहर मजदूर बन गए। अब आदमी रहता है कलकत्ता में, खेती हो रही है उसकी गांव में, तो उसको उस गांव की जमीन से कोई लगाव नहीं होगा। ऐसे में क्या होगा कि जो एग्रीकल्चर है वो डिग्रेड करती चली जाएगी,
क्योंकि उसका दिमाग तो ये रहेगा चलो जितना हो रहा है उतना बहुत है, वो उसमें कोई बदलाव लाने का काम नहीं करेगा। इससे ये हुआ कि एग्रीकल्चर डिग्रेड होती चली गई। ना केवल बंगाल में ये देखने को मिला बल्कि आयरलैंड में भी। इसी को एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म कहा गया। ये बड़ा खतरनाक स्थिति थी। इसलिए राजा राममोहन रॉय ने न केवल बंगाल में एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म का विरोध किया बल्कि आयरलैंड में भी, आयरलैंड के एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म का भी विरोध किया, क्योंकि वो भी अंग्रेजों के अंडर में था। और ये धमकी दी उन्होंने कि अगर आयरलैंड में आपने सुधार नहीं किया तो फिर वो ब्रिटिश एम्पायर को छोड़कर चले जाएंगे, यानी किसी और देश में जाकर रहना शुरू कर देंगे, ब्रिटिश एम्पायर में वो नहीं रहेंगे। ये एक धमकी थी, हालांकि फौरी तौर पर ही थी लेकिन थी जरूर। तो आप ये लिखिए अगले पॉइंट से, ही कंडेम्ड the absentee landlordism, the absentee माने अनुपस्थित, absentee landlordism of Ireland, absentee landlordism of Ireland। उन्होंने आयरलैंड की अनुपस्थित जमींदारी प्रथा का विरोध किया। अनुपस्थित जमींदारी प्रथा का विरोध किया। एंड ही थ्रेटन्ड टू माइग्रेट फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर if reforms were not met in Ireland, तथा उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर से प्रवास करने की धमकी दी यदि वहां सुधार नहीं किए गए। ठीक है ना, क्लियर है? अब इनके जो विचार थे, अब मुझे ये बताओ ये सामान्य थे या असामान्य थे, सोच के बताओ। राजा राममोहन रॉय के जो विचार थे अभी तक आपने सब पढ़े, क्या ये जर्नल थे या स्पेसिफिक थे? अपने समय के हिसाब से सोचना। सर स्पेसिफिक थे। सर असामान्य। लोग सपोर्ट करेंगे विरोध करेंगे? सर विरोध। सर घर वाले भी गालियां देंगे? नहीं। यस सर। घर वालों ने भी खूब दी, यहां तक कि इनकी मम्मी ने भी दी। इनकी मम्मी ने भी इनको छोड़ दिया कि भाई तू तो बिल्कुल पागल हो गया, हमसे तेरा कोई मतलब नहीं है। माँ ने भी इनका विरोध किया इनकी, और फाइनली ये हुआ कि इनका परिवार इनसे सब अलग हो गया। लेकिन इन्होंने इसकी कोई चिंता नहीं की, ये अपने काम में लगे रहे जो इनको करना था। तो ये लिखिए अगले पॉइंट में, एज द आइडियाज ऑफ राजा राममोहन रॉय। मैं इसलिए लिखवा रहा हूं आपको ये याद रहे, क्योंकि जब भी आप कुछ नया करोगे ना और कुछ अलग करोगे, वैसा कि जो शायद दूसरे लोग नहीं सोच पाते हैं, जब आप ऐसा करने लगते हो ना तो दूसरे लोगों को इनसिक्योर फील होने लगता है, असुरक्षित होने लगते हैं दूसरे लोग, असुरक्षित महसूस करने लगते हैं वो खुद को, और ऐसे में फिर वो आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो गुणवत्ता नहीं होती, वो क्वालिटी नहीं होती जो आप में होती है। उनको ये पता होता है कि ऐसा है, तो वो फिर असुरक्षित महसूस करते हैं, एक ईर्ष्या की भावना आती है। और ये जरूरी नहीं है कि ये आए ना, मतलब ये भी फैक्ट है, ये मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं कि उसमें पेरेंट्स भी शामिल हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पेरेंट्स ईर्ष्या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, उनको भी हो सकती है, क्योंकि पेरेंट्स भी मानव ही हैं, ह्यूमन ही हैं।
और जेलस फील करना या किसी से भी ईर्ष्या करना ये मानवीय गुण है, मानवीय गुण दोष दोनों कह सकते हैं। तो इसमें माँ बाप भी शामिल हो सकते हैं, माँ बाप भी आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मानवीय गुण दोष है, सामान्य सी बात है, इनके साथ भी हुआ ये, तो लिखिए इसमें। इसलिए जब आपके सामने कभी ये चीज आए तो आप परेशान ना हो, क्योंकि ये सामान्य बात है। लिखना इसमें, फॉर हिज ड्यू टू हिज रेडिकल आइडियाज, ड्यू टू हिज रेडिकल आइडियाज he has to face social boycott. He has to face social boycott. अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण, अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा, उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। एंड इन दिस सोशल बायकॉट, and in this social boycott his mother was also with, his mother was also included, his mother was also included। तथा इस सामाजिक बहिष्कार में, तथा इस सामाजिक बहिष्कार में उनकी माता भी शामिल थी, उनकी माता भी शामिल थी। अगले पॉइंट से लिखना, अगले पॉइंट से लिखना आप, he not only spread, he not only spread the idea of modern education, he not only spread the idea of modern education, but also he helped his friends, but also he helped his friends in spreading the modern education, in spreading the modern education in India, in India। न केवल उन्होंने स्वयं आधुनिक शिक्षा के विचार को आगे बढ़ाया, आधुनिक शिक्षा के विचार को आगे बढ़ाया, बल्कि अपने मित्रों को भी, या अपने मित्रों की भी, बल्कि अपने मित्रों की भी उसे आगे बढ़ाने में मदद की, उसे आगे बढ़ाने में मदद की। स्कॉटिश मिशनरी अलेक्जेंडर डफ नाम है, DUFF होगा स्पेलिंग, अलेक्जेंडर डफ, DUFF। स्कॉटिश मिशनरी अलेक्जेंडर डफ, who was prominent person in promoting the English education in India, was helped by Raja Ram Mohan Roy, was helped by राजा राम मोहन रॉय। स्कॉटलैंड के पादरी अलेक्जेंडर डफ जिन्हें की
भारत में, ऐसा लिखिए, जिन्हें कि भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार करने वाला, जिन्हें कि भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार करने वाला महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है, महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है राजा राममोहन रॉय द्वारा उनकी मदद की गई या उनकी सहायता की गई। ठीक है, अब इनके कुछ दोस्त थे, इनके नाम लिख लीजिए, क्योंकि आ जाते हैं, आपको ध्यान तो रहे कौन कौन इनके साथ थे। द एसोसिएट्स ऑफ राजा राममोहन रॉय included राजा राममोहन रॉय के सहयोगी निम्न प्रकार थे। नाम लिख लीजिए, देवेंद्रनाथ टैगोर, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी थे। देवेंद्रनाथ टैगोर, प्रसन्ना टैगोर, चंद्रदेव एटसेट्रा, ये कुछ उनके भारतीय मित्र थे जिन्होंने मदद की। ठीक है ना। इसीलिए टैगोर पूरे परिवार जो है, टैगोर फैमिली, वो भारत के आधुनिक परिवारों में माने जाते थे उस समय, मॉडर्न फैमिलीज थी। और देखो, इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर 7-8 भाई थे और बड़े शानदार पर्सनालिटी थे सातों आठों। क्योंकि जो राजा राममोहन रॉय जैसे आदमी के साथ जिसकी दोस्ती हो, जिस परिवार की, वो आइडियाज उन लोगों ने लिए हो उनसे, तो वो फिर कितने आगे क्यों नहीं होंगे। बड़ी सीधी सी बातें होंगी ही। लास्ट पॉइंट लिखिए अब, अगले पॉइंट में, अंतिम पॉइंट में है, ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ राजा, he was given the title of Raja by Mughal Emperor Akbar II, अकबर द्वितीय, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा उन्हें राजा की उपाधि दी गई। अकबर सेकंड सेंट हिम टू इंग्लैंड to plead for increment in pension, अकबर द्वितीय ने उन्हें अपनी पेंशन बढ़वाने की प्रार्थना के लिए इंग्लैंड भेजा। ही डाइड इन ब्रिस्टल, ये पूछा गया है एग्जाम में, ही डाइड इन ब्रिस्टल इन 1833, उनकी मृत्यु ब्रिस्टल में 1833 में हुई है ना, और उनकी समाधि भी वहीं है, उन्हें वहीं दफना दिया गया, ब्रिस्टल में ही। इस तरीके से एक सबसे पहले आधुनिक भारतीय का अंत हुआ। क्लियर है इनके बारे में सारी बातें? मैं आपको समझा पाया? कोई ऐसी बात हो जो इसमें समझ में ना ही हो तो पूछ लीजिए। ब्रिस्टल है, BRISTOL, ब्रिस्टल, इंग्लैंड में जगह है, एक शहर है ब्रिस्टल। ठीक है, देखो अब आगे चलते हैं। इनकी डेथ तो हो गई,
लेकिन इनका जो ब्रह्म समाज आंदोलन था, ब्रह्म समाज मूवमेंट था, उसे आगे बढ़ाया गया, इनके दोस्तों ने उसे आगे बढ़ाया। ब्रह्म समाज आंदोलन इस समय बंगाल का एक प्रोमिनेंट मूवमेंट था और काफी लोग इस मूवमेंट से जुड़ चुके थे। राजा राममोहन रॉय के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज आंदोलन को आगे बढ़ाया, मोनोथीज्म के आइडियाज को आगे बढ़ाया, मॉडर्न एजुकेशन, अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमन स्टेटस, विडो रिमैरेज, एजुकेशन ऑफ वुमन, इन सब मुद्दे जो भी राजा राममोहन रॉय लेके चल रहे थे, उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया देवेंद्रनाथ टैगोर ने। इनके कुछ दोस्त भी इनके साथ थे, जैसे ईश्वरचंद विद्यासागर देवेंद्रनाथ टैगोर के सबसे अच्छे दोस्त थे इस समय, जिन्होंने ब्रह्म समाज आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद की। बाद में केशव चंद्र सेन मिल गए, जिन्होंने ब्रह्म समाज आंदोलन को बंगाल के बाहर पूरे भारत में फैलाने का काम किया। तो राजा राममोहन रॉय की डेथ के बाद भी उनके आइडियाज ब्रह्म समाज मूवमेंट के रूप में आगे चलते रहे। ठीक है, तो अब हम लोग इसी को पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, ब्रह्म सभा, ब्रह्म सभा और डैश करके लिखना ब्रह्म समाज मूवमेंट, ब्रह्म समाज मूवमेंट, है ना। ब्रह्म सभा और डैश करके लिखना ब्रह्म समाज आंदोलन, हिंदी वाले। इसमें पहला पॉइंट लिखना, द ट्रेडिशन एंड आइडियाज, दोनों लिखिए क्योंकि विचार भी थे। द ट्रेडिशन एंड आइडियाज ऑफ ब्रह्म समाज मूवमेंट, of Brahma Samaj movement of Raja Rammohan Roy, Brahma Samaj movement of Raja Rammohan Roy was carried forward by Devendranath Tagore and Kesab Chandra Sen, हाँ जी, गुड इवनिंग, आप काफी लेट हो। कोई नहीं, आज तो हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो आप ये क्लास अपलोड हो जाएगी। एंड केशव चंद्र सेन, हिंदी में लिखिए। राजा राममोहन रॉय के पश्चात ब्रह्म समाज परंपरा एवं उनके विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य देवेंद्रनाथ टैगोर एवं केशव चंद्र सेन द्वारा किया गया। ठीक है, ब्रह्म समाजिस्ट wanted the reformation in Hinduism, on the basis of Vedas and Upanishad। ये हम लोगों ने पहले चर्चा कर ली है। On the basis of Vedas and Upanishad, ब्रह्म समाजी
वेद एवं उपनिषदों के आधार पर, वेद एवं उपनिषदों के आधार पर भारतीय समाज को सुधार, या वेद एवं उपनिषद के आधार पर हिंदू धर्म को सुधारना चाहते थे। ठीक है ना? एक तो ये हुआ कि वो वेद और उपनिषद को उन्होंने आधार बनाया। वेद और उपनिषद में चूंकि एक ब्रह्म की बात की गई है, एक ब्रह्म को एका ब्रह्मा, और जगत मिथ्या उपनिषद का विचार है, उस एक ब्रह्म की बात की गई है। उसी आधार पर वो रिफॉर्म करना चाहते थे, जिससे यूनिटी बढ़े और जो ये भेद है लोगों के बीच में ये खत्म हो जाए। लेकिन एक जगह उनकी कमी भी है। वो कमी ये है कि वो वेदास को इनफॉलिबल मानते थे। इनफॉलिबल का मतलब है कि दैवीय मानते थे, निर्वचनीय मानते थे। हालांकि अगर उसे आप वेद और उपनिषद के हिसाब से देखो, वेद और उपनिषद की जो नॉलेज है, अगर उसके हिसाब से आप उसे देखो, तो ये बात सही भी है कि दीज आर इनफॉलिबल। लेकिन अगर उस आधार पे आप इसे देख रहे हो, अगर जैसे देखो दुनिया की जितने भी धार्मिक पुस्तकें हैं ना, वो सब इनफॉलिबल हैं उन धर्मों के हिसाब से। जैसे कुरान पाक, वे इनफॉलिबल है, उसको कहा गया है कि वो ईश्वरीय है। हमारे वेदास कि वो किसी व्यक्ति ने नहीं लिखी, वो ईश्वर ने लिखी है। हमारे वेद उपनिषद ये कहा गया कि वो ईश्वर ने खुद लिखे हैं, वो किसी व्यक्ति ने नहीं लिखे हैं। इसी तरीके से अलग अलग धर्मों की पुस्तकें, जैसे बाइबल भी इनफॉलिबल माना गया। लेकिन अगर तर्क के आधार पर आप इस बात को देखो, ऑन द बेसिस ऑफ रेशनैलिटी, तो ये सारी बातें गलत सिद्ध हो जाती हैं। ये सारी बातें गलत हैं। ईश्वर क्यों कोई किताब लिखने के लिए आएगा और कैसे आएगा? प्रत्यक्ष तौर पर तो उसने लिखी नहीं होगी। अगर लेखनी ही है, मान लो कोई राइटिंग है, मैंने कुछ लिखा है, तो इट इज कंडक्टेड बाय अ ह्यूमन, नॉट द गॉड। अब वो बात अलग है, मैं ये मानूं कि मेरे अंदर ईश्वर आ गया, ईश्वर ने मुझे प्रेरित किया लिखने के लिए, तो इट कुड बी एन अनदर डिस्कोर्स एंड अनदर आर्ग्यूमेंट कि भाई ठीक है, मेरे अंदर ईश्वर आया, मैंने लिख दिया, मुझे नहीं पता था, ये चेतना, ये कॉन्शियसनेस जो आई, ईश्वर ने ही दी मुझे। तो ऑन दैट लेवल इट इज इनफॉलिबल। अगर उस लेवल पर देखें तो ठीक है, वो ईश्वर ने लिख दिया। लेकिन अगर हम लोग सामान्य तर्क के आधार पर देखें तो नो बुक या नो होली बुक इन द वर्ल्ड इज इनफॉलिबल। इट इज रिटन बाय ह्यूमन बीइंग्स, बट बाय दोज ह्यूमन बीइंग्स विच हैज सुपर कॉन्शियसनेस, ये मैं कह सकता हूं। इस बात को लेकर मैं सहमत हूं। ये उन लोगों के द्वारा लिखी गई जिनकी चेतना सामान्य चेतना नहीं बल्कि विशिष्ट चेतना थी, सुपर कॉन्शियसनेस थी जिनके पास में। अब ये जरूर है कि सुपर कॉन्शियसनेस उन्हीं को मिल सकती है जो ईश्वर की कृपा हो जिनके ऊपर, या जिनको ईश्वर से कुछ मिल गया हो, दैट्स इट। खैर चलिए, ये इनकी एक कमी थी, हम इसको एक कमी ही मानेंगे कि उन्होंने वेद और उपनिषद को इनफॉलिबल माना। सामान्य तर्क में देखेंगे, हम विशिष्ट में नहीं जाएंगे। ठीक है, लिखो इसे। क्या मैं समझा पाया आपको? कुछ बात कुछ समझ में आया? जी सर। तो लिखो फिर। लिखो, they also considered that Vedas and Upanishads are
that Vedas and Upanishads are infallible in nature. Vedas and Upanishads are infallible in nature. उन्होंने यह माना कि वेद और उपनिषद दैवीय रचनाएं हैं। ठीक है, अब अगले पॉइंट से लिखना। देखो, वेद और उपनिषद में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। विरोध क्या? मूर्ति पूजा को उन्होंने माना नहीं है, अस्वीकृति की है मूर्ति पूजा की, क्योंकि वो ये मानते हैं कि जो ब्रह्म है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं हो सकता, ईश्वर का कोई आकार नहीं हो सकता। ईश्वर को किसी आकार के ढांचे में आप नहीं ढाल सकते हो, ये तो केवल आपकी एक इमेजिनेशन है। आपने कल्पना कर ली कि ईश्वर ऐसा दिखता होगा, आपने उसके हिसाब से एक मूर्ति बना दी। फिर जब आपने कल्पना की, फिर मैंने भी की, आपके हिसाब से ईश्वर के मूंछ नहीं थी, लेकिन मैं चूंकि मूंछें रखता हूं तो मुझे लगा कि मेरे ईश्वर के तो मूंछ होनी चाहिए, तो मैंने अपने ईश्वर के मूंछ लगा दी। कोई तीसरा आदमी था, वो लंबे बालों वाला था, उसने जब ईश्वर की कल्पना की, उसने कहा यार ऐसा तो हो नहीं सकता, मूंछ भी है तो लंबे बाल क्यों नहीं हो सकते, मेरे लंबे बाल हैं, मुझे लंबे बाल अच्छे लगते हैं। तो मैंने क्या किया, अपने ईश्वर के लंबे बाल भी लगा दिए। एक कोई पहलवान टाइप का आदमी था, रोज जिम जाता था, एक्सरसाइज करता था, उसने कहा ईश्वर की तो जो बॉडी होनी चाहिए वो मेरे जैसी होनी चाहिए, या मेरी बॉडी जैसी है वैसी ईश्वर की होनी चाहिए, बड़ा मस्कुलर होना चाहिए, ईश्वर को मस्कुलाइन होना चाहिए, क्योंकि बड़ा ताकतवर है वो। और मान लो वो इतना ताकतवर है और उसकी बॉडी हो खराब सी, तो मजा नहीं आएगा। उसने उसकी कल्पना की, बॉडी शॉडी बना दी उसकी। अब ये मैंने आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाया है, लेकिन वेदास और उपनिषद में यही विचार है। ये मैंने आपको बहुत साधारण तरीके से समझाया, आम बोलचाल की भाषा में। इसका मतलब इसमें दोष ये निकला कि जितने आदमी, जितनी मत, जितनी बुद्धि, ईश्वर के उतने ही प्रकार। और इससे क्या होगा, एक डिवीजन क्रिएट होगा सोसाइटी में। न केवल डिवीजन क्रिएट होगा, बल्कि ईश्वर की जो वास्तविक अवधारणा है, द बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो कहीं छिप जाएगी, वो उसके स्वरूप में ही खो जाएगी। कि ऐसा दिखता है, वो कहेगा ऐसा दिखता है, मैं कहूंगा नहीं जी ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। इसीलिए द्वैत जो है वो ये कहता है कि ईश्वर ऐसा है, जबकि अद्वैत कहता है कि ईश्वर ऐसा नहीं है। अद्वैत में हमेशा ना से शुरू होता है वो, और उसका एक बृहदारण्यक उपनिषद में, बृहदारण्यक में भी है और ब्रह्म सूत्र में भी है। देखो वो मेरे अभी न तो अस्ति, न तो अस्ति, न तो अस्ति, जब उन्होंने ब्रह्म की व्याख्या की ब्रह्म सूत्र में याज्ञवल्क्य ने, तो उन्होंने गार्गी को बताया न तो अस्ति, न तो अस्ति, न तो अस्ति, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। जबकि जो सगुण है, बाद में जब रामानुजाचार्य ने उसको डिफाइन किया, तो वो कहते हैं वो ऐसा भी है, वो ऐसा भी है, वो ऐसा भी है। तो ये बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन एक डिफरेंस है। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, चलो वापस यहीं आ जाते हैं। इन लोगों ने ये कहा जो मूर्ति पूजा है वो सही नहीं है, क्योंकि वो उलझा देती है। इसीलिए रिचुअल्स, अब मूर्ति पूजा होगी तो रिचुअल्स भी होंगे, फूल भी चाहिए भगवान को, फिर फल भी चाहिए खाने के लिए क्योंकि भूख लगती होगी उसे, फूल चाहिए क्योंकि उसे सुगंध की जरूरत होती होगी, घी का दिया भी जलाना है क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा, प्रकाश चाहिए ईश्वर को। तो फिर ये रिचुअल्स भी आ जाएंगे वहां पर। जब एक कॉन्सेप्ट आप बना लोगे ना, तो फिर उस भी, हाँ कपड़े भी चाहिए, कान्हा के कपड़े बड़े जरूरी होते हैं, है ना। जब आप ये कॉन्सेप्ट बना लोगे तो फिर पूरे रिचुअल्स भी आपको करने पड़ेंगे।
रिचुअल्स के नेम भी, रिचुअल्स के तौर तरीके भी आपको शामिल करने पड़ेंगे, तो इससे उलझन और बढ़ेगी। तो इन्होंने दोनों को ही खारिज कर दिया। इन्होंने कहा ना तो आइडोलेट्री और ना ही रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस, बल्कि जो ईश्वर है वो एक है, आप जिस तरीके से उसे एक्सेप्ट करना चाहो उस तरीके से एक्सेप्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। तो एक ही पॉइंट लिख लीजिए आप, ये ब्रह्मोस ओपोज्ड। अच्छा एक बात और बताओ, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मान लो मैं ईश्वर को ये मान लो कि उसका ऐसा आकार है, वो ऐसा दिखता है, फिर मैं रिचुअल्स में चला जाऊंगा, मैं उसको ये मानूं कि वो मानवीय है, वो इंसानी उसका स्वरूप है, तो फिर इंसान को तो खुश किया जा सकता है, तो ईश्वर को खुश करने के लिए कुछ कुछ मैं सोचूंगा कि ये किया जाए, ये किया जाए, ये किया जाए, और इससे क्या होगा, सुपरस्टिशियसिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। तो आप देखो, लोग जादू टोने की बात नहीं करते हैं, सुपरस्टिशियसिज्म की बात करते हैं। ये इसी से जुड़ा हुआ है, आइडोलेट्री से जुड़ा हुआ है। इसीलिए अगर सुपरस्टिशियसिज्म को आपको एंड करना है तो आपको कहीं ना कहीं आइडोलेट्री को पर भी क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, उसमें इन सब चीजों पर। खैर आप लिखिए इसमें, क्योंकि ये तर्क के अगेंस्ट में चला जाता है ना, रेशनैलिटी के खिलाफ चला जाता है ये। तो आप लिखिए इसमें, ब्रह्मोस ओपोज्ड आइडोलेट्री and superstitionism and also rituals too, ब्रह्म समाजियों ने मूर्ति पूजा, रिचुअल्स को क्या कहते हैं हिंदी में बताओ? रिवाज तो नहीं है यहां पर सर, कर्मकांड। कर्मकांड, करेक्ट, सही वर्ड है, कर्मकांड। एवं जादू टोने का विरोध किया, they emphasized worship of one God, उन्होंने एक ईश्वर की प्रार्थना पर बल दिया। एंड दे ऑल्सो, अच्छा एक ईश्वर है, मान लो एक ईश्वर है, तो फिर और वो ये भी मानते हैं कि ब्रह्म एक है और सब में है, तो फिर किसी इंटरमीडियरी की आवश्यकता नहीं है उस तक पहुंचने के लिए, किसी मध्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, मध्यस्थों की, प्रीस्ट की, पादरी की, पुजारी की, सूफी की, मौलवी की क्या जरूरत है? जिसने बनाया उस तक, अरे पिता तक जाने के लिए किसी मध्यस्थ की आवश्यकता होती है क्या? अगर पिता तक जाना है तो कोई भी जा सकता है, संतान, वो सबको बराबर मानेगा। उसके लिए किसी द्वारपाल की आवश्यकता नहीं है कि जो उसको जाने से रोके कि नहीं भैया पहले परमिशन लो उसके बाद जाओ, नो नीड। उन्होंने यही कहा। तो आप लिखिए, they also opposed the mediation of priest in the worship of God, उन्होंने ईश्वर की पूजा के लिए या ईश्वर की प्रार्थना के लिए मध्यस्थों के होने का भी विरोध किया, ठीक है, इतना रखते हैं, आगे अगली क्लास में जारी रखेंगे। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिए।